नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, मैं आशा करती हूं आप सभी सुपर स्वस्थ होंगे। मुद्दा आजकल में आज हम देखेंगे जो एक जस्टिस यशवंत वर्मा जी हैं, जिनका अभी जो है रिमूवल की प्रक्रिया जो है चल रही है। दोस्तों, शुरू हो चुकी है। इस बारे में हम देखेंगे इनका केस क्या था, ये समझेंगे। पहले इस तरह से जजिस को रिमूव करने के लिए क्या क्या अभी तक जो केस आए हैं उनका मतलब क्या रहा, अभी तक जो केस आए हैं उनके बारे में भी देखेंगे, कब कब आए थे वो और किस बारे में थे। और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है इसके लिए। तो दोस्तों, इसमें देखते हैं जैसे जस्टिस वर्मा जी जो हैं, तो इनके बारे में अभी जो है ये केस है और इनका मुद्दा क्या था। एक तरह से आग लगती है इनके घर पर और जो है ये उस टाइम पे क्या थे, दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे उस टाइम, ये है ना। तो इनके घर पर जो है जब आग से जली हुई, जिस टाइम पे आग वो बुझाई जाती है, तो नोटों की गड्डियां जली हुई मिलती हैं, है ना। तो जली हुई नोटों की गड्डियां मिलती हैं। उसके बाद जो है इनका जो है ट्रांसफर किया जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में और एक कमेटी बनाई जाती है। कहां पर, इन हाउस कमेटी उसको बोलेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में वो बनाई जाती है। उस टाइम पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, संजीव खन्ना जी, तो उन्होंने इस कमेटी को बनाया था। अब ये कमेटी भी जांच करती है और जांच में पाती है इनको एक तरह से संदिग्ध पाती है और फिर वो एक जो है रिपोर्ट को जो है क्या करते हैं, भेजते हैं वो पीएम को और प्रेसिडेंट को, है ना। तो वहां पर वो भेज देते हैं और इनको एक तरह से रिमूव करने की जो है रिकमेंडेशन भेज देते हैं। तो अब आगे जो है जस्टिस वर्मा इस पे मतलब इस कमेटी के आधार पे इस्तीफा नहीं देते, मना कर देते इस्तीफा देने को। उसके बाद जो है दोस्तों, ये जो सिफारिश जो हुई है इनकी, मतलब राष्ट्रपति और पीएम को जो हुई है ना। तो अब आगे जो है प्रोसीजर चल रहा है। जो लोकसभा में भी इन पे जो है मोशन लाया गया कि भाई साइन करके दिए एमपीज ने, फिर जो है राज्यसभा में भी ये प्रक्रिया चली। ठीक है, तो दोस्तों अब आगे ये प्रक्रिया चलने वाली है, जहां पे अब इस प्रक्रिया को भी समझेंगे किस तरह से चलती है जब किसी जज को रिमूव किया जाता है। तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है इंडिया में, ठीक है। अभी तक किसी जज को, मतलब ये प्रक्रिया चली लेकिन पूरी नहीं हो पाई अभी तक, है ना। तो समझेंगे जो इसमें जो अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में संवैधानिक आधार क्या है इसका, तो हमारा जो आर्टिकल 124 है दोस्तों, उसका पार्ट 124 जो आर्टिकल है उसमें उसका 4th क्लोज जो है वो कहता है इसके बारे में, मतलब कि इनको किस तरह से रिमूव किया जाएगा। ये है किसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट जजेस के बारे में। लेकिन दोस्तों अगर हम इसको साथ में 218 आर्टिकल 218 देखें, जिसमें हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए, लेकिन उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है ये जो हटाने का प्रोसेस होगा वो सेम ऐसे ही होगा जो आर्टिकल 124 के 4th क्लोज में दिया गया है। तो मतलब कि सेम प्रक्रिया है दोनों को हटाने की, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हों या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज हों, क्योंकि इसमें जो है 218 में आर्टिकल में बोल दिया है कि भाई इसको जो इसके प्रोविजन है आर्टिकल 124 के जो 4th क्लोज के प्रोविजन है वो ही इसमें मतलब प्रक्रिया में अपनाए जाएंगे, जो हाई कोर्ट के जज को हटाया जाएगा। तो दोस्तों दोनों आर्टिकल हम देख लेते हैं। दूसरा जो है, संविधान में जजेस को हटाने के लिए महाभियोग वर्ड का यूज नहीं किया गया। तो महाभियोग यानी इम्पीचमेंट जो यूज होता है वो प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में तो हो रहा है ना, आर्टिकल 61 में। लेकिन दोस्तों ये जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए, हाई कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए इम्पीचमेंट वर्ड जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ रिमूवल का प्रोसेस है ना। तो क्या दिया गया है, रिमूवल प्रोसेस। ठीक है, अभी आगे हम देखते हैं तो इसके स्टेप क्या है रिमूवल प्रोसेस के। इसमें जो है ग्राउंड पहले क्या होना चाहिए, तो 2 ग्राउंड दिए गए हैं, एक तो प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, है ना। तो ये है जो 2 आधार जो दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा दोस्तों इसमें जो है अप्रूवल। अब अगर ऐसा होगा जैसे कि अभी मतलब कि लोकसभा के कम से कम 100 एमपीज, है ना, इस प्रस्ताव पर साइन करें और इसको भेजें, और अगर राज्यसभा की बात होती है, राज्यसभा में ये लाया जाता है, तो 50 मेंबर्स उस पर साइन करें। उसके बाद जो है इसको स्पीकर को, अगर लोकसभा में ये प्रक्रिया चल रही है तो स्पीकर को भेजा जाए, और अगर राज्यसभा में चल रही है तो जैसे कि वहां पे जो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, जिनको अभी तो हटा दिया गया है और उनकी जगह भी जो है जो डेप्यूटी वाइस वो जो थे, मतलब डेप्यूटी चेयरमैन जो थे, तो वो उनकी जगह अब बैठेंगे, है ना। तो दोस्तों
उनको भेजा जाता है, यानी चेयरमैन, अगर राज्यसभा की बात करें, लोकसभा में जो है स्पीकर। तो ये जो है इस पे क्या करेंगे, अप्रूवल उनका जरूरी है। और वो उनका अप्रूवल इस तरह से ही नहीं होगा, जैसे वो क्या करेंगे, वो विशेषज्ञों की सलाह ले सकते हैं इस पर कि भाई जो भी आरोप अगर लगे हैं तो क्या वो सही है या नहीं है, या फिर क्या वो पर्याप्त है। ठीक है, ये आगे जो है प्रोसेस को बढ़ाने के लिए। अब उसके बाद क्या होगा, अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो इंक्वायरी कमेटी बनेगी। 3 मेंबर की ये कमेटी बनती है, जिसमें या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, ठीक है, फिर संबंधित हाई कोर्ट का कोई जज, हाई कोर्ट का जज नहीं, चीफ जस्टिस यानी हाई कोर्ट का भी मुख्य न्यायाधीश, और एक जो है एक कानून का विशेषज्ञ यानी विधिवेत्ता टाइप, इस तरह से दिया गया है इसमें। फिर वोटिंग रिक्वायरमेंट क्या होगी, स्पेशल मेजोरिटी से, मतलब अगर इंक्वायरी जो है, इंक्वायरी अगर ये होती है, ये अपनी रिपोर्ट देती है और इसमें ये पाती है कि भाई हाँ ये जो है मतलब कि एक तरह से ये प्रूव हो जाता है कि हाँ जो एलिगेशन लगे हैं वो सही है, तो उसके बाद इसको भेजा जाता, मतलब कि दोनों हाउस में, यानी कि जिस हाउस ने ये प्रस्ताव किया था पहले उसमें इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास होना होगा और फिर दूसरे हाउस में भी पास होना होगा। उसके बाद फाइनल अप्रूवल किसका होता है, प्रेसिडेंट इस पूरी प्रक्रिया के बाद उनको हटाने का आदेश दे देते हैं। तो ये होती है दोस्तों इसकी प्रक्रिया जो होती है, यानी कि जज को हटा कौन सकता है, राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति किस पूरी इस प्रक्रिया के बाद ही हटा सकते हैं, है ना। तो राष्ट्रपति तभी आदेश देंगे जब दोनों सदनों से प्रस्ताव पास हो जाएगा, ठीक है, तो तभी वो आदेश दे सकते हैं। आगे हम देखते हैं जो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, तो इसके तहत ही होती है, और 2 ही चीजें हैं जैसे हमने बात कर ली है कि भाई एक तो प्रूवन मिसबिहेवियर है ना, दूसरा कार्य करने में असमर्थता यानी कि इनकैपेसिटी। फिर लोकसभा में कम से कम 100 सांसद और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसद जो है प्रस्ताव दे सकते हैं। फिर स्पीकर या सभापति इस नोटिस पर विचार करेंगे, विशेषज्ञों से वो सलाह लेते हैं, है ना। इसमें जो स्वीकार हो जाएगा तो 3 सदस्यीय समिति बनेगी, उसमें कौन कौन हो सकता है, जैसे हमने अभी बात की, सुप्रीम कोर्ट का एक जज या फिर चीफ जस्टिस जो भी है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, फिर एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता उसमें होगा। यह समिति आरोप तय करेगी और जज को क्या करेगी, आगे जवाब देने का अवसर देगी, ठीक है। आगे जो है समिति अपनी रिपोर्ट स्पीकर या सभापति को सौंपेगी, आरोप सही अगर होंगे तो उसमें क्या होगी, संसद में बहस होगी, है ना। उसके बाद जो है कुल संख्या का साधारण बहुमत, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, जिसको स्पेशल मेजोरिटी एक तरह से बोल दिया जाता है ना। तो अगर एक सदन पास कर देगा तो प्रस्ताव दूसरे सदन में पहुंच जाएगा, फिर दोनों पे मतलब कि प्रस्ताव पास होने पे राष्ट्रपति आदेश देकर जज को हटा सकते हैं। तो ये होती है पूरी प्रक्रिया, ठीक है। तो अभी इसकी शुरुआत हो चुकी है, यानी कि एक तरह से लोकसभा में भी ये लाया गया, फिर राज्यसभा में भी लाया गया, ठीक है। तो दोस्तों इसकी शुरुआत हो चुकी है अभी जो हमारा अभी मानसून सेशन जो चल रहा है पार्लियामेंट में, ठीक है। अभी पीछे पहले कौन कौन से इस तरह के केस आ चुके हैं वो भी देख लेते हैं। तो जैसे कि जस्टिस वी रामास्वामी का आया था, ये 1991 से 1993 की बात है जब ये आया था। तो सुप्रीम कोर्ट के जज थे ये, है ना, और उस टाइम पर, लेकिन इनका जो ये केस जो आया था वो किस रिगार्डिंग आया था, मतलब कि जिस कैपेसिटी पे ये काम कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे थे, उससे नहीं, इससे पहले इन्होंने काम किया था पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। तो इन पर आरोप था, मतलब कि वहां पर कोई इंक्वायरी खुलती है और पता चलता है कि भाई इन्होंने सरकारी खर्च का एक तरह से दुरुपयोग किया है, तो इसलिए इन पर जो है 1993 में लोकसभा में मतदान होता है, लेकिन कांग्रेस जो है वो मतलब कि फाइनल जो मतदान हो रहा होता है तो उसमें भाग नहीं लेती, ठीक है। यानी कि मतलब कि एमपी जो है वो कम पड़ जाते हैं जो एक तरह से उसको पास करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये फेल हो जाता है ये, और इसमें बीच में ही एक तरह से इसको प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है, ठीक है। दूसरा, फिर जस्टिस सौमित्र सेन 2009 से 11 कोलकाता हाईकोर्ट के जज थे ये, वकील रहते हुए रिसीवर के तौर पर इन्होंने जो है अपने अकाउंट में पैसे रख लिए थे, ठीक है। कितने 33 लाख निजी खाते में रखे थे और जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दी थी। तो इस वजह से राज्यसभा ने प्रस्ताव पास किया, लेकिन लोकसभा वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया था इन्होंने, ठीक है। तो जब तक वहां पर मतलब कि वोटिंग नहीं हुई उससे पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो फिर वो प्रक्रिया वो भी रोक दी गई। आगे जो है दोस्तों, फिर जस्टिस पीडी दिनाकरन थे 2009 से 11 के दौरान, उस टाइम पे ये थे सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। उससे पहले ये कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे,
है ना, तो उस कैपेसिटी में यानी कर्नाटक में रहते हुए इन्होंने ये किया था। लेकिन जिस टाइम पर इन पर ये लगा आरोप जो है, तो वो उस टाइम पे सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन चुके थे। ठीक है, तो लैंड ग्रैबिंग का मतलब 300 प्लस एकड़ लैंड उन्होंने वो की हुई थी। फिर दलित उत्पीड़न जैसे इन पर आरोप थे, इन्होंने भी रिजाइन कर दिया था पहले ही। फिर जस्टिस JB पर्दीवाला, तो ये गुजरात में थे। ठीक है, गुजरात हाईकोर्ट के जज, आरक्षण को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके साथ साथ इन्होंने मतलब करप्शन को लेकर भी की थी, जो नॉर्मल बात है भाई, करप्शन को लेकर तो की जा सकती है, लेकिन आरक्षण को लेकर जो टिप्पणी की, तो इस वजह से इनको भी ये फेस करना पड़ा। फिर कंट्रोवर्शियल रिमार्क किए थे, मतलब रिमार्क्स किए थे, टिप्पणी वापस ले ली थी इन्होंने। जब मतलब कि प्रस्ताव लाया गया तो उस टाइम पे इन्होंने वो वापस ले ली, तो प्रस्ताव भी वापस ले लिया गया। ठीक है, तो मतलब एफर्ट हुए लेकिन पूरे नहीं हो पाए। फिर जस्टिस SK गंगेले, ये 2015 का ही केस है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज थे। इन पर जो है एक महिला जिला जज ने जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट का वो लगाया था, एलिगेशन इन पे लगे थे। जांच समिति ने सबूत अपर्याप्त मानकर खारिज कर दिए थे। ठीक है, फिर जस्टिस CV नागार्जुन रेड्डी, ये आंध्र और तेलंगाना हाई कोर्ट के जज थे। ठीक है, इन पे जो है कास्टियस थ्रेट मतलब टू अ दलित जज, इस तरह के कुछ वो लगे थे इन पर। 50 प्लस MP सिग्नेचर पूरे नहीं हो पाए और प्रस्ताव जो है वो गिर गया। आगे दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, ये 2018 में भारत के 45वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इन पर ये लगा था। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने क्या किया था, मीडिया में ही कॉन्फ्रेंस की थी और जो है आरोप लगाए थे इन पर भ्रष्टाचार के, रोस्टर में गड़बड़ी के। 71 राज्यसभा MPs ने प्रस्ताव दिया, वेंकैया नायडू ने उसको मतलब उसी प्रोसेस में जो हमने देखा था ना, जब रिमूवल की प्रक्रिया होती है, यानी प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, उसको सभापति या फिर जो है अध्यक्ष वो देखते हैं। तो इस केस में राज्यसभा में ये प्रस्ताव गया था और राज्यसभा में उस टाइम पर जो है वेंकैया नायडू जी थे, जो हमारे उपराष्ट्रपति थे, तो उन्होंने क्या है इसको एक तरह से खारिज कर दिया था कि अपर्याप्त मतलब लगे थे जो एलिगेशन थे। जस्टिस शेखर कुमार यादव, ये 2024 से मतलब इनका अभी पैरेलल ही चल रहा है, जब ये यशवंत जी का चल रहा है ना, ये वाला जो केस है। ठीक है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे, इन्होंने सांप्रदायिक भाषण दिया था, गीता बनाम कुरान करके ऐसे कुछ मतलब इस तरह का कुछ भाषण दे दिया था इन्होंने, जिसकी वजह से इन पर राज्यसभा में नोटिस पर एक व्यक्ति ने डबल साइन कुछ कर दिए हैं, यानी वो प्रक्रिया भी अभी बीच में ही है। ठीक है, तो कोई भी प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। दोस्तों, इसमें देखना होगा कि अभी क्या होता है। अभी हम इस केस को जो है हम चर्चा इसकी करते रहेंगे, बीच में जो भी इसमें डेवलपमेंट्स होते हैं वो हम देखेंगे मुद्दा आजकल में ही। फिर जो है दोस्तों, एक केस हो रहा है, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जिस टाइम तक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंप्लीमेंट मतलब फोर्स में नहीं आया था। फोर्स में कब आया, 1950 में आया है ना, 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों, जस्टिस SN सिन्हा थे, 1949 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, संसद ने हटाया, लेकिन संविधान तब तक लागू नहीं हुआ था, तो हम इन्हें ये नहीं मानते कि भाई इनको एक तरह से संविधान के अनुसार हटाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक जो है ये इस तरह की प्रक्रियाएं होती रही है और हमें जो है आगे देखना होगा कि इस केस में जो जस्टिस वर्मा जी का जो केस है इसमें क्या होता है आगे, है ना, मतलब कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होती है, क्योंकि जो जांच कमेटी जो बनेगी, ठीक है, इंक्वायरी कमेटी जो बनेगी, तो उसको जो वो जांच करवाएगी तब पता चलेगा कि भाई इनके केस में क्या देखने को मिलेगा, क्या सच है वो भी सामने आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आगे देखते रहेंगे मुद्दा आजकल। नमस्ते।